नेट में कुछ दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से। उसके बाद हम लोग एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या देखना है। तो देख लो, पहले सबसे जो फ्लूइड जो होता है हमारे बॉडी में वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट रहता है एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट रहता है। तो इंट्रासेलुलर देखो, इंट्रासेलुलर में जो होता है वो 2/3 अमाउंट रहता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में 1/3 प्रेजेंट रहता है फ्लूइड। ठीक है, इंट्रासेलुलर में 2/3 एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में 1/3। तो जो नॉर्मल जो फ्लूइड लॉस होता है बॉडी में वो कितना अमाउंट होता है, तो एज एन एक्सपेक्टेड ऐसा देखा है टोटल 1000 ml फ्लूइड लॉस होता है हमारे बॉडी से, जिससे कि 500 ml जो फ्लूइड लॉस होता है वो स्किन से, 400 ml जो लॉस होता है वो लंग से, 100 ml जो फ्लूइड लॉस होता है वो स्टूल से, एंड बाकी का जो सारे फ्लूइड है वो वाया यूरिन आउटपुट यानी यूरिन से फ्लूइड लॉस होता है। तो टोटल जो फ्लूइड लॉस होता है टोटल 1000 ml लॉस होता है पर डे। तो फिर मान लो 1000 ml या 1 लीटर जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको मेकअप करने के लिए हमको तो फ्लूइड इनपुट करना पड़ेगा। तो 300 ml होता है वो वाया फूड से फ्लूइड इनटेक हो जाता है। रेस्ट जो बचा 700 ml, रेस्ट जो 700 बचा है ml वो कैसे फ्लूइड को कंपनसेट करेंगे। जो होता है वो हम लोग को लाइक इनटेक करना है फ्लूइड, ओरल फ्लूइड इनटेक करना है 700 ml, और जितना यूरिन आउटपुट हो चुका है उससे फ्लूइड इनटेक करके हम लोग को टोटल कंपेंसेट करना है बाकी का जो 700 लॉस हुआ है उसको। तो इस तरीके से हम लोग जो 1 लीटर फ्लूइड लॉस हुआ है उसको हम लोग कंपेंसेट करते हैं वाया फ्लूइड इनटेक। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लूइड लॉस होता है 1000 ml एक्सप्लॉक्स, एंड फ्लूइड इनपुट हम लोग 1000 ml कैसे कर रहे हैं वाया 300 ml वाया फूड एंड 700 ml वाया ओरल जो हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, उससे अब ये समझना है कि जो फ्लूइड लॉस होता है वो बॉडी में जब लॉस होता है उस सारे एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो व्हाट आर द एबनॉर्मल कंडीशंस फॉर फ्लूइड लॉस। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, बर्न पेशेंट में फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, वॉमिटिंग पेशेंट, जो लोग वॉमिटिंग या डायरिया पेशेंट है उनमें ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है। इन हेमरेज पेशेंट्स, या वो सारे पेशेंट जिनमें फीवर या सर्जिकल ओरिएंटेड केसेस सारे कंडीशन में फ्लूइड लॉस ऐसा देखा गया, देयर इज एन एबनॉर्मल फ्लूइड लॉस। तो उन पेशेंट को हम लोग को फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है। देन कम्स व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ फ्लूइड ट्रांसफर और डिफरेंट फ्लूइड क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो आईवी फ्लूइड कब हम लोग देंगे पेशेंट को, व्हेन द पेशेंट इज इन शॉक और पेशेंट कोमाटोज में है, या पेशेंट उन सारे पेशेंट को जो लोग पेशेंट ओरल फ्लूइड इनटेक नहीं कर पा रहे, जो लोग पेशेंट ओरल इनटेक फ्लूइड नहीं कर पा रहे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा उन सब पेशेंट को। और जो पेशेंट जो शॉक में है, ठीक है, क्योंकि वो तो ओरल फ्लूइड नहीं ले पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, तो ड्रिंक किसको पेशेंट को ओरल फ्लूइड इनटेक कराना है वो ज्यादातर प्रेफरेबल है। मतलब जो हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, मेनली ओरल फ्लूइड हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि हम लोग आईवी ऐसा फ्लूइड दे, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में दे। तो नॉर्मली जो है हम लोग प्रेफरेबल होता है मेनली ओरल रूट। बट इन केस ऑफ दोज पेशेंट हु आर इन शॉक कंडीशन एंड दोज पेशेंट हु कुड नॉट एबल टू ड्रिंक लाइक फ्लूइड, इन दोज पेशेंट्स वी विल गिव एन आईवी फ्लूइड्स। अब ये बात आ जाता है कि आईवी फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं, आईवी फ्लूइड्स का क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो नॉर्मली देयर आर आईवी फ्लूइड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, वी हैव सब क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स एंड स्पेशल पर्पस। कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं मेनली, दो सॉल्यूशंस व्हिच इज हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वो सारे सॉल्यूशंस क्या क्या है ध्यान रखना है। दीज आर रिंगल लैक्टेट, आरएल, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, D5 एंड D10। D5 इज द डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज 5, D5, D10 या D25 में भी आता है, विच इज अंडर क्लासिफाइड अंडर द स्पेशल फ्लूइड। तो D5 D10 जो होता है डेक्सट्रोज होता है, इनमें चीनी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है उन सब पेशेंट में। तो देखोगे जो सारे हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट्स है उनमें ज्यादातर डेक्सट्रोज चलाते हैं, उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो क्रिस्टलॉइड्स के अंदर आता है रिंगल लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, DNS यानी डेक्सट्रोज के साथ साथ इसमें नॉर्मल सलाइन भी प्रेजेंट रहता है, एंड D5 एंड D10। ये D5 और 10 जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया हुआ है, इसलिए नाम ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट आता है कोलॉइड्स। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये थोड़ा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलॉइड्स। तो देखो सॉल्यूशंस व्हिच आर हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उन सब में स्टार्च, एल्ब्यूमिन, एग्जांपल लाइक स्टार्च और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहता है कोलॉइड्स में। ठीक है, देन आता है सम स्पेशल पर्पस के लिए सॉल्यूशंस, जैसे जैसे मैंने बोला D25 एंड KCl। ठीक है, ये होता है स्पेशल पर्पस सॉल्यूशन। ठीक है, ये अंडर आता है क्लासिफिकेशन। तो अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से कोई शॉर्ट नोट आता है तो ये क्लासिफिकेशन रिमेंबर याद रखना, ठीक है, ये लिखना होगा। देन नंबर
नंबर भी और एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मेंटेनेंस फ्लूइड। जो मेंटेनेंस फ्लूइड जो होता है, जो हम लोग बेसिकली देते हैं नॉर्मली, इट इज द D5 डेक्सट्रोज 5 सॉल्यूशन। रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो हम लोग देते हैं मेनली रिंगर्स लैक्टेट देते हैं, ठीक है, और भी देते हैं जैसे कि आइसोलाइट पी वगैरह हो गया, बट जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड हम लोग बेसिकली देते हैं वो इट इज द रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। हर एक फ्लूइड का अपना ही इंपॉर्टेंस है, हर फ्लूइड का अपना ही इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। मैं उतना डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली शॉर्ट नोट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो जो सारे फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट फ्लूइड में हम लोग देते हैं इट इज द रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। और याद रखना, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल फ्लूइड में जैसे मैंने बोला कि D25 डेक्सट्रोज 25% सॉल्यूशन इज द स्पेशल फ्लूइड, ठीक है। तो दो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स एंड स्पेशल पर्पस। अदर एक क्लासिफिकेशन आता है जिसके अंदर आता है रिप्लेसमेंट फ्लूइड, मेंटेनेंस फ्लूइड एंड द स्पेशल फ्लूइड। अब आते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो हम लोग दो कंडीशन मेनली पढ़ेंगे, हालांकि बहुत सारा ऐसा कंडीशन अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में दिया है कि हम लोग यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, इट इज द सोडियम और पोटेशियम के बारे में, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हालांकि इसके बाद अलग से बहुत सारा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में दिया है, जैसे मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो इंपॉर्टेंट है ये हम लोग दो चीज देखेंगे, दैट इज द सोडियम एंड पोटेशियम। अगर सोडियम बॉडी में कम हो वो भी खराब है, अगर सोडियम ज्यादा हो वो भी खराब है। पोटेशियम उसी तरीके से, पोटेशियम भी अगर ज्यादा हो बॉडी में वो भी हार्मफुल है, एंड अगर कम भी हो वो भी हार्मफुल है। तो इसके कम हो जाने से या ज्यादा हो जाने से, इन शॉर्ट इसके इम्बैलेंस हो जाने की वजह से क्या क्या बॉडी में साइन सिम्टम्स आता है और हम लोग इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि सोडियम और पोटेशियम का नॉर्मल लेवल्स कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई में कि सोडियम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल्स कितना होता है। तो याद रखना, सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये रेंज याद रखना है, 135 to 145। लैब टू लैब वेरी करता है, बट ये ओवरऑल एक नॉर्मल लेवल्स होता है। वही पोटेशियम का नॉर्मल लेवल्स क्या होता है, याद रखना, 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 3.5 से कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया, नॉट कैल्सियमिया। कैल्सियमिया हम लोग कैल्शियम को बोलते हैं, ठीक है। हाइपोकैलेमिया के कैलेमिया, हाइपर मीन्स पोटेशियम 5.5 से अगर ज्यादा हो जाए वी कॉल इट एज हाइपरकैलेमिया। और इसको क्या बोलेंगे, अगर सोडियम कम हो जाए 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, एंड 145 से अगर ज्यादा हो जाए वी कॉल इट एज हाइपरनेट्रीमिया। आई होप ये वाला सबको पता है, ठीक है। अब आते हैं हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में। तो हाइपो जो नेट्रीमिया होता है इज अ कंडीशन जहां पे सोडियम लेवल्स इज लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी हाइपोनेट्रीमिया जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। एक होता है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, एक होता है हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, एंड द थर्ड वन इज नॉर्मल वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो देखो इसका टर्म से ही तुम लोग समझ पा रहे हो कि हाइपोवॉल्यूमिक मींस जब बॉडी में फ्लूइड कम हो और जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, इट इज कॉल्ड एज हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिक सॉरी हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया किसको बोलेंगे, जिसमें लाइक वॉल्यूम फ्लूइड ज्यादा हो, ठीक है, और फ्लूइड ज्यादा हो बट सोडियम का लेवल कम हो, उसको हम लोग टर्म देंगे हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। थर्ड वन इज नॉर्मल वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें क्या है, वॉल्यूम बॉडी का जो फ्लूइड है वो तो नॉर्मल है बट स्टिल कहीं ना कहीं उसमें सोडियम लेवल्स कम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल वॉल्यूमिक भैया हाइपोनेट्रीमिया। हाँ बोलो। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ा इधर हाइपोवॉल्यूमिक, तो इसमें वॉल्यूम कम होगा तो हाँ सोडियम का तो अमाउंट बढ़ जाना चाहिए ना फिर। हाँ मैं आ रहा वॉल्यूम हूँ कम हो उस रहा पे है, आ रहा बॉडी हूँ। वॉल्यूम कम हो रहा है तो हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। तो देखो पहला जो कंडीशन होता है वो है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हम लोग आते हैं पहला वाला केस सिनेरियो में, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। सपोज कोई एक कंडीशन है जहाँ पे डायरिया हो रहा है या कोई पेशेंट का वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, या उन सारे पेशेंट को जिनमें डायूरेटिक्स चल रहा है, तो उन सारे पेशेंट में क्या होगा, बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम होगा, ठीक है। और क्या होगा इस कंडीशन में, जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी में, जो सारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सारे क्या हो रहा है वाया डायरिया वाया वॉमिटिंग के जरिए वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से निकल जा रहा है,
ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उन सारे पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिया तो है एज वेल एज हाइपोनेट्रीमिया, यानी सोडियम का लेवल्स भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये कंडीशन होता है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, जो हम लोग ने फर्स्ट केस में डिस्क्राइब किया। ठीक है, नेक्स्ट अब आ रहा है, देखो नंबर 2 इज दी हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरवॉल्यूमिक मींस मतलब जहां पे फ्लूइड ज्यादा हो बट सोडियम का जो लेवल है वो कम है। तो ये कंडीशन कब होगा, ऐसा कंडीशन मान लो जहां पे बॉडी का फ्लूइड ज्यादा है। अब मान लो इस कंडीशन, मान लो बॉडी का फ्लूइड मान लो, समझ लो एज एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ 2 लीटर्स है, और उसमें सोडियम कितना आयंस मान लो इसमें 10 सोडियम आयंस है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब मान लो कुछ ऐसा कंडीशन में है जहां पे बॉडी का वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाए, बट उसमें जो सोडियम है वो 10 ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो अब तुम्हारा कंसंट्रेटेड था, बट ये वाला क्या होगा, बॉडी सोडियम के अकॉर्डिंगली डाइल्यूट हो जाएगा। तो फ्लूइड ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल्स उतना ही रह रहा है, बट ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा डाइल्यूट हो जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन सब पेशेंट में सोडियम का लेवल कंपैरेटिवली लो हो जा रहा है, बिकॉज फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो इस सारे कंडीशन में जहां पे फ्लूइड ज्यादा हो बॉडी में, जैसे कि कौन सारे कंडीशन, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर एसाइटिस पेशेंट में, ठीक है, उन सारे पेशेंट में क्या होता है, वॉल्यूमिया ज्यादा रहता है, हाइपर वॉल्यूमिक होता है, बट जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो कम रहता है, लो रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूटेंट हो जा रहा है। ठीक है, और सीएचएफ कंडीशन में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, इन सब पेशेंट में क्या होता है, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। नंबर 3 केस जो सिनेरियो आता है वो होता है नॉर्मो वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। नॉर्मल वॉल्यूमिक मींस वॉल्यूम तो ठीक ठाक रहेगा, बट स्टिल उस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन रहेगा। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब बॉडी में जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो जब बॉडी में ज्यादा सीक्रेट हो, तो वो क्या कराता है, हाइपोनेट्रीमिया कराता है। ठीक है, इससे कोई रिलेशन है ही नहीं बॉडी का फ्लूइड से, मतलब इस कंडीशन में नॉर्मल वॉल्यूमिक रहेगा बट हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन रहेगा। तो ये 3 कंडीशन और ये 3 एग्जांपल याद रखना कि फ्लूइड जिसमें वॉल्यूम कम होगा, सो अकॉर्डिंगली उसमें क्या होगा, सोडियम कम होगा, बिकॉज उस कंडीशन में अगर मान लो पेशेंट डायरिया, वॉमिटिंग, डायरेटिक्स वो पेशेंट लेता है, तो उसमें क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक और हाइपोनेट्रीमिया होगा। नंबर 2 केस, जिस पेशेंट में हाइपर वॉल्यूमिक रहेगा, ठीक है, वो पेशेंट में क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा रह रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सोडियम का जो अमाउंट है कंपैरेटिवली कम रह रहा है, एंड इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। एंड नंबर 3 केस इज द भैया नॉर्मल वॉल्यूमिक। एडीएच, एडीएच इज द एंटी हाँ भैया डायरेटिक थर्ड, हार्मोन। हाँ वो हाँ पता है। तो ये तो हाँ एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा। हाँ, बट इस तो सिनेरियो में फिर ये क्या होता नॉर्मल है, वॉल्यूम कैसे रह रहा है? नहीं इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक एग्जांपल इसके अंदर कॉज में दिया है, नॉर्मल वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो नॉर्मल वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में ऐसा कंडीशन दिया है कि एडीएच अगर हार्मोन रहेगा तो बेसिकली सॉल्ट, ऐसा बोला है कि सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, बट इस सिनेरियो में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, बट इसके एक कंडीशन में एग्जाम्पल ऐसा दिया था, मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, एडीएच हार्मोन जब ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, उसमें हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, वो मैं ग्रुप में तुम लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आता है, इट इज दी हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन में क्या होता है, इस सारे कंडीशन में जहाँ पे सोडियम का लेवल्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, कितना ज्यादा रहेगा, अगर 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा रहेगा, वो कंडीशन होता है हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, तो वो सारे पेशेंट को कंफ्यूजन, हेडेक, लेथार्जी, गिडीनेस, और कभी कभार ऐसा देखेगा उन सारे पेशेंट को जब लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है, तो उस सारे पेशेंट में सीजर्स आते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया कैसे करते हैं, इन शॉर्ट, पहले तो हम लोग उसका सोडियम लेवल्स देख लेते हैं कि कितना है कितना नहीं है, और उसको हम लोग एनएस, नॉर्मल सलाइन जो कि 0.9% आता है एंड 0.45% परसेंटेज का आता है, उन सारे पेशेंट को हम लोग चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना सोडियम का लेवल है उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं एनएस। एक 0.9% का आता है, 0.45% का आता है एनएस, उस हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं पेशेंट को। देन फिर हम लोग जो हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है, उन सारे पेशेंट को वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली वाटर और सॉल्ट का वैसा उतना लॉस नहीं हो रहा है हाइपर वॉल्यूमिया में, उस कंडीशन में नॉर्मली हम लोग डीएनएस सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, एंड जो नॉर्मल वॉल्यूमिक है जिसमें एडीएच लेवल्स बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें एक ड्रग आता है डिमेक्लोसाइक्लिन करके, वो ड्रग हम लोग देते हैं। तो अगर ये याद रहे तो दिखना, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, इट इज दी हाइपोनेट्रीमिया एंड
हाइपरनेट्रीमिया वाला कंडीशन। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, जो कोमाटोस पेशेंट होते हैं उनमें जो लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जिनमें मिलता है सोडियम लेवल्स, उन सब पेशेंट को हम लोग 3% NaCl चार्ज करते हैं। ठीक है, और काफी स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, काफी स्लो इन्फ्यूजन देते हैं इन पेशेंट को जिनमें अनकॉन्शियस या कोमाटोस पेशेंट रहते हैं, जिनमें सोडियम लेवल्स काफी कम रहता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट आते हैं हाइपरनेट्रीमिया का। तो उसमें साइन सिम्टम्स क्या मिलेगा, हेडेक, लेथार्जी और कंफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनमें वही फ्लूइड ऑफ चॉइस हम लोग डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके हम लोग 0.45 NaCl देते हैं इन सब पेशेंट को, हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन को। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर सोडियम्स। ठीक है, सोडियम का। अब हम लोग आते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल्स है ये तो याद होना चाहिए। अब देखते हैं कंडीशन की हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया का साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। कॉजेज में क्या है हाइपोकैलेमिया का, कॉजेज थोड़ा याद रख लेना कि ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें हाइपोकैलेमिया कंडीशन होता है। कशिंग सिंड्रोम, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या होता है बेसिकली, जिसमें लाइक लूप डायरेटिक्स जैसे फ्रूसमाइड वगैरह हो गया, उसमें बेसिकली मेनली हाइपरटेंसिव पेशेंट को मेनली देते हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट भी डायरेटिक्स क्या करता है बेसिकली, यूरिन के रूट से वाटर जो रिटेंशन है उसको निकालता है यूरिन के रूट से, साथ में जो सोडियम है, साथ में साथ जो पोटेशियम है उसको भी यूरिन के माध्यम से निकाल देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम लॉस होता है बॉडी में और उस कंडीशन में हाइपोकैलेमिया कंडीशन होता है। ठीक है, तो इन सारे पेशेंट को लूप डायरेटिक्स ना दे करके पोटेशियम स्पेरिक डायरेटिक्स प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज पोटेशियम इसमें लॉस नहीं रहेगा। पोटेशियम स्पेरिंग यानी पोटेशियम रिटेंशन रहता है उन पेशेंट में। तो लूप डायरेटिक्स कंडीशन में हाइपोकैलेमिया हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं जिसमें हाइपोकैलेमिया कंडीशंस देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स, अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाए बॉडी में तो जनरलाइज्ड वीकनेस, डिस्पनिया, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या देखेंगे, जब इन पेशेंट का अगर हम लोग ECG कराते हैं, जो टी वेव होता है नॉर्मली PQRS, जो टी ऐसे लूप रहता है, तो इन सब पेशेंट में जो टी वेव होगा वो क्या होगा, थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये जो टी वेव है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में जस्ट शॉर्ट में अगर देख लेते हैं क्या देते हैं इन सब पेशेंट को जिनमें हाइपोकैलेमिया होता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया पेशेंट में हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का एक एम्प्यूल के साथ हम लोग NS देते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का लॉस हो रहा है। ठीक है, साथ में हम लोग आइसोलाइट M या आइसोलाइट G भी दे सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो सिरप देते हैं दैट इज स्पॉटक्लॉ। ठीक है, इसमें पोटेशियम रहता है, तो नॉर्मली जो पोटेशियम लॉस हो रहा है ओरली हम लोग उस पेशेंट को पोटेशियम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है, इट इज द हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया कंडीशन उन पेशेंट दैट इज विच इज ग्रेटर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, कॉजेज जो है बेसिकली किन कंडीशन में हाइपरकैलेमिया मिलता है, मान लो कोई CA है पेशेंट है जिनमें केमोथेरेपी चल रहा है, उन सारे पेशेंट में हाइपरकैलेमिया कंडीशन मिल सकता है। रेनल फेलियर पेशेंट में कैसे हाइपरकैलेमिया मिल रहा है हम लोग आगे चल के देखेंगे, एसिड बेस इम्बैलेंस में उन सारे पेशेंट में हाइपरकैलेमिया हो रहा है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स अगर कोई पेशेंट पा रहा है, तो नॉर्मली जितना पोटेशियम का बॉडी से लॉस होना चाहिए उतना मान लो लॉस नहीं हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो उस कंडीशन में पोटेशियम का लेवल भी बढ़ सकता है, तो उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया कंडीशन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे उन पेशेंट में अगर पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाए तो एरिथमिया मिलता है। ठीक है, और वीकनेस या ब्रेथलेसनेस मिलता है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लो ECG हम लोग कराते हैं तो उसमें जो टी वेव्स होता है वो थोड़ा पीक मिलता है, साथ में साथ और क्या चेंजेस मिलेगा, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये थोड़ा वाइड मिलता है। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया पेशेंट में ECG पैटर्न थोड़ा इस तरीके से देखने को मिलता है, QRS थोड़ा वाइड हो जाता है। तो इन सारे पेशेंट में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 25% डेक्सट्रोज के साथ में इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन देते हैं 10 यूनिट इंसुलिन। ठीक है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है वो बाइंड कर जाए। ठीक है, साथ में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का एम्प्यूल भी दे सकते हैं। ठीक है, इफ अगर रेनल फेलियर रहा, क्योंकि रेनल फेलियर होने से क्या होता है, पोटेशियम का लेवल्स बॉडी में बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है हम लोग आगे चल के देखेंगे। रेनल फेलियर पेशेंट में डायलिसिस हम लोग कराते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, रेनल फेलियर कंडीशन में क्या होता है, जो किडनी है वो पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, पोटेशियम का लेवल्स बॉडी में बढ़ने लग जाता है। क्योंकि किडनी मेनली जो किडनी फेलियर है उन कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं पेशेंट में, जिसके बाद जो पोटेशियम है वो फिर से नॉर्मल लेवल्स में आ जाता है। ठीक है, शॉक पेशेंट में मेनली डोपामाइन
दे सकेंगे। डायबिटिक मेलिटस या डीएम पेशेंट है उनमें NSRL डेक्सट्रोज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उनमें। और अगर पेशेंट को राइगर हुआ, चिल्स हुआ, तो आईवी बेसिकली हम स्टॉप करके एक टेक्सोना या फिर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन पुश करते हैं। तो नॉर्मली पोटेशियम में जो है हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया कंडीशंस, उसका कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स और ये इन्वेस्टिगेशन और एक शॉर्ट में थोड़ा ट्रीटमेंट। हालांकि इसका जो ब्रॉड ट्रीटमेंट है, किस किस स्टेज में किस किस कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, वो तुम लोग काया चिकित्सा मेडिसिन में पढ़े होंगे। यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में हम लोग ने देखा कि पोटेशियम की कंडीशन में हाइपो या हाइपर हो या फिर सोडियम यानी हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया हो, उन सारे पेशेंट में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिला।